दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं आपको उस समय की बात सुनाने जा रहा हूं जिस समय मैं अपनी जॉब पर नया नया लगा था। दरअसल उन दिनों मैं एक होमगार्ड की नौकरी करता था और वो मेरे पहले कुछ दिन थे तो उनके अंदर घबराहट होना लाजमी सा होता है। पहले दिनों में मेरे अंदर भी एक घबराहट सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अपने आप को संभालता रहा। उन दिनों हुआ कुछ ऐसा था कि अचानक ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। अचानक ही होमगार्ड में इस तरह मेरी जॉब लग जाना, ये बात तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो मैं काफ़ी खुश हुआ था और मैंने अब ज्वाइनिंग भी शुरू कर दी थी। मेरे घर वाले भी मेरी सरकारी जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसके साथ कुछ बुरा ज़रूर निकलता है। जैसे कि जब समुद्र में समुद्र मंथन किया गया था तब अमृत के साथ साथ जहर भी निकला था। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी के साथ हुआ था। जब मैंने जिंदगी में अमृत प्राप्त किया, यानी कि जॉब प्राप्त की थी, तब जाकर मुझे भी एक भयानक दौर से गुजरना पड़ा था। तो आइए जानते उसी से जुड़ी एक डरावनी कहानी। दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए मुझे बड़ी खुड़ी नाम की एक सिटी से अरोड़ाबाद के लिए निकलना था। ये दोनों ही शहर काफ़ी ज़्यादा जाने पहचाने थे और यहीं पर मुझे वहाँ के विधायक के घर की ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। मैं उनका होमगार्ड था, लेकिन उनका घर जिस इलाके में बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा वीरान इलाका था और साथ ही साथ वहाँ पर विधायक का रहना भी काफ़ी कम ही हुआ करता था। लेकिन उस दिन मैं सफ़र करने के लिए निकला था और विधायक के घर की ड्यूटी भी ज्वाइन करने पहुंचा था। तो मैं जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके अपने घर से निकल ही पड़ा। जाते समय मॉम ने मेरे मुंह में जानबूझकर दही पिला दिया था। मम्मी का मानना था कि दही पीने से हमारा जो सफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। खैर, मैं इन चीज़ों को कुछ खास विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी मम्मी रोज़ रोज़ नए नए टोटके लेकर घर में लग जाती थी, जिसके लिए मैं मम्मी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी की कयामत को देखूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। मुझे सुबह 10 बजे तक तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंचना ही था। फिर मैं अपने घर से निकला और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर थे और कदम रखने तक की जगह नहीं थी। वैसे भी मेरा तो काफ़ी लंबा सफ़र था तो मुझे तो सीट मिलना तय था। उसके बाद मैंने लोकल बोगी की एक सीट पर बैठना सही समझा। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो मैं धक्का मुक्की करके किसी तरह उस ट्रेन के अंदर पहुंच गया। जब मैं ट्रेन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और वहां बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि कुछ दूर और ट्रेन आगे चलने के बाद मुझे बहुत आसान के साथ सीट मिल जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी मंजिल या फिर यूं कहें कि अपने अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। फिर उसके बाद मैं ट्रेन में दरवाजे पर खड़ा होकर यहीं पर सीट खाली होने का इंतज़ार करने लगा। मैं अभी गेट पर बैठा था, इसलिए बाहर की हवा लगातार मेरे जिस्म को छूते हुए निकल रही थी। कुछ देर और ट्रेन आगे चलने के बाद 3-4 स्टेशन आए और फिर जाकर ट्रेन में लोगों की भीड़ कम हुई। ट्रेन के अंदर जैसे लोगों की भीड़ कम हुई तो उसके साथ ही मुझे भी ट्रेन में बैठने के लिए एक सही जगह मिल गई और फिर मैं खिड़की वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। अभी मैं आगे के सफ़र के बारे में सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उस समय मेरे पास नोकिया का एक छोटा सा मोबाइल था जिससे मैं कॉल करके सर को पूछ सकता था कि मुझे किस रेलवे स्टेशन से कहाँ नीचे उतरना है। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। जैसे जैसे ट्रेन बढ़ रही थी तो मैं वैसे वैसे कॉल करके पूछता रहा। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और मुझे उसी स्टेशन पर नीचे उतरना था। लेकिन हैरानी तो ये थी कि उस स्टेशन से भी वहाँ का इलाका करीब 70 किलोमीटर दूर था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि भला अब 70 किलोमीटर का रास्ता अकेला कैसे पार करूंगा। फिर मैं उस स्टेशन से निकलकर रोड पर आ पहुंचा। उस स्टेशन के पास ही एक नेशनल हाईवे था। जैसे मैं उस नेशनल हाईवे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस नेशनल हाईवे से गाड़ियों का आगमन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मैंने सोचा कि किसी गाड़ी के सामने हाथ दिखाता हूँ, लेकिन काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी कोई भी उस नेशनल हाईवे पर लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं था और यही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तभी मैंने उस आदमी को फ़ोन लगाया जिससे मेरी बात हो रही थी। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, किसी गाड़ी के सामने हाथ दिखाओ, या तो कोई गाड़ी रोक लेगा या वहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक बस स्टैंड है, तो आप किसी तरह पैदल चलकर उस बस स्टैंड तक पहुँच जाओ और उस बस स्टैंड पर पहुँचकर आप आराम से बस पकड़ लेना।
फिर उस आदमी की बात मानकर मैं पैदल पैदल चलने लगा। जब मैंने एक नज़र टाइम की तरफ दौड़ाया तो मैंने देखा कि रात के लगभग 1:45 बजने को आए थे। अभी भी 2 घंटे की लंबी रात पड़ी थी। 4:30 बजे के बाद तो वैसे भी हल्का हल्का उजाला छाने लगता है। भला मैं इस बात से कहाँ रूबरू था कि आने वाले ये 2 घंटे मेरी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाले थे। मैं आराम से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज आई। मैंने पहली बार इस हाईवे पर बस को देखा था। वैसे तो काफी गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन जैसे मैंने इस बस को यहाँ से गुजरते देखा तो मैंने उस बस के सामने झट से अपना हाथ दिखा दिया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जहां इतनी देर से मुझे कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी, तो अचानक इस बस का मुझे यूं मिल जाना हैरान कर रहा था, क्योंकि बस ड्राइवर ने भागती हुई बस को एकदम से ही रोक दिया। जैसे ही बस का ब्रेक लगा तो मैं जल्दी से भागता हुआ बस के पास पहुंच गया और मैं बिना कुछ सोचे समझे बस का हैंडल पकड़कर झट से बस के अंदर चढ़ गया। और जब मैं बस में पहुंचा तो मैंने उस बस ड्राइवर से कहा, अरे भाई साहब, क्या ये बस अरोड़ाबाद के लिए जाएगी? तो उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। लेकिन जब मैंने अपने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि उस बस के अंदर काफी कम लोग थे। वो एक सरकारी बस थी और सरकारी बस के अंदर लोगों को कम देखकर मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब लगा। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि कोई रोडवेज बस इतनी ज्यादा खाली जा सके। उस बस के अंदर मेरे अलावा 7 जने और थे जो बहुत ही जल्द अपने अपने स्टैंड पर उतरने वाले थे। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद बस एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई। आगे के रास्ते में मैं कुछ नहीं जानता था, तो मैं चुपचाप बस में बैठा रहा, क्योंकि मुझे तो अरोड़ाबाद उतरना था। बस को उस तरफ बढ़ता देख एक बार के लिए मैं विंडो से चारों ओर देखता रहा तो मैंने देखा कि बस के चारों तरफ तो मुझे केवल और केवल खामोशी और सन्नाटा ही नजर आ रहा था। वो बस अभी एक ऐसे इलाके में प्रवेश कर चुकी थी जहां से डर और खौफ की शुरुआत होती थी। हालांकि अभी भी मैं इस बात के बारे में बिल्कुल अनजान बैठा हुआ था। और जब मैंने ध्यान से बाहर की तरफ देखा तो वहां किसी जंगल की तरह लंबे लंबे पेड़ थे और शायद ये कोई जौहर था जिसे छोटे जंगल के नाम से भी नवाजा जाता है। और अभी मैं उसी जगह को देख रहा था कि तभी बस अचानक से एक झटका खाने लगी। और बस के झटका खाते ही पता नहीं क्यों, लेकिन बस एकदम से वहीं पर रुक गई। एक सुनसान इलाके में बस को इस तरह रुकता देख मैं कुछ समझ नहीं पाया और बस से नीचे उतर गया, क्योंकि बस के ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतर चुके थे। और उसके बाद जैसे मैं बस से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि बस का एक टायर गड्ढे में फंसा हुआ था, लेकिन वो इतना गहरा गड्ढा भी नहीं था कि बस जरा से भी आगे ना हिल सके। उस बस को इस तरह वीरान इलाके में खड़ा देख मेरे दिल की तो धड़कनें तेज हो रही थी। अब तक मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं बस को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। फिर मैं बस के कंडक्टर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, अरे भाई साहब, इस बस को क्या हो गया और ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? तो कंडक्टर ने एक अजीब सी आवाज में जवाब देते कहा, अभी बस में कोई प्रॉब्लम हो गई है और हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो आज रात हमें यहीं रुकना होगा। उस कंडक्टर की बात सुनकर मैं वापस से बस के अंदर पहुंच गया और बस में ही बैठ गया। अंदर बहुत जोर की गर्मी हो रही थी, इसलिए मुझे बस के अंदर घुटन सी लगने लगी। अब ना ही तो मैं बस से नीचे उतर सकता था और ना ही मुझे बस के अंदर ठीक महसूस हो रहा था, क्योंकि कंडक्टर ने मुझे मना किया था कि मुझे बस से नीचे नहीं उतरना है। जब कंडक्टर ने मुझे बस से नीचे उतरने के लिए मना किया तो मुझे उसकी वो बात थोड़ी अजीब लगी। भला वो मुझे बस से नीचे उतरने से मना क्यों कर रहा होगा। मैं यही सोचकर बस में बैठा था। मैं कुछ देर तक तो बस के अंदर बैठा रहा, लेकिन मैं कहाँ उस बस के अंदर इतने टाइम तक रुकने वाला था। थोड़ा सा टाइम देखकर ही मैं उस बस से तुरंत ही नीचे उतर गया। फिर जब मैं उस बस से नीचे उतरा था तो मैंने देखा कि मुझे वहां अब कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही वहां से गायब हो चुके थे। अब तो मैं और भी ज्यादा डर गया। एक तो ये वीरान इलाका और ऊपर से मैं इस तरफ फंस गया था। ना ही तो मुझे वो कंडक्टर दिख रहा था और ना ही दूर दूर तक उस ड्राइवर का कोई अता पता था। मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। पहले तो मैं इधर उधर टहलते रहा, लेकिन मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। सब कुछ एकदम सुनसान पड़ा था। फिर जब मैं थोड़ी दूर बस के आगे वाले हिस्से की ओर जाने लगा तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि सड़क के किनारे कोई है जो बैठा हुआ है। गर्मियों का मौसम था और सड़क के किनारे बैठना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लगा कि पक्का उस सड़क के किनारे कोई तो नजर आ रहा है, इसलिए मैं ये उम्मीद लेकर उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा
जहां पर मुझे सफेद चौगा पजामा पहने वो आदमी नजर आ रहा था। फिर जब मैं वहां पर पहुंचा तो अचानक ही मेरी नजर वहीं पर बैठे एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में चिलम थी और वो आदमी चिलम पी रहा था। तो उसके बाद जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने मुझे एक अजीब सी भाषा में कहा। मुझे ये भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि वो आदमी से जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ और इतनी रात को भला इस सुनसान पड़ी रोड पर क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैंने उस आदमी से कहा, देखिए बात साहब, यहाँ हमारी बस खराब हो गई है और अब मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गायब हैं। मुझे लगा कि यहाँ कोई बस का मुसाफिर या फिर कंडक्टर और ड्राइवर होगा, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया, वरना मैं यहाँ तक ना आकर आराम से बस में भी बैठ सकता था। तभी उस आदमी ने कहा, भाई साहब गलत जगह पर आ गए हो आप, जानते हो ये कौन सी जगह है? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे ना में जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आखिर मैं इस वक्त किस जगह पर हूँ और मुझे कहाँ पर होना चाहिए। और फिर उस आदमी ने कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना कुछ ऐसा होगा जो तुम समझ भी नहीं पाओगे और बहुत ही जल्द तुम्हारी जगह, तुम्हारी अर्थी यहाँ से उठ जाएगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं पूरे तरीके से सहम गया था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने इतना कहकर वापस से अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ दिया, लेकिन फिर मैं ये पूछना भूल गया था कि मैं किस जगह पर हूँ। जब मैं यही बात पूछने के लिए वापस से पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पीछे की तरफ बैठा हुआ वो आदमी अब वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ एक ही सेकंड में इस तरह का नजारा देखकर मैं तो पूरा डर गया था, और एक इंसान को अकेले में डराने के लिए इतना काफी होता है। मैंने बहुत बार इधर उधर आवाज भी लगाई, लेकिन वहां चारों ओर अब कोई भी नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मुझे यहाँ से निकलना ही चाहिए। उसके बाद मैं सरपट अपनी बस की तरफ भागने लगा। जब मैं बस वाली जगह के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारी बस तो वहां से जा चुकी थी, और इतना सब देखते ही मैं तो पूरा गुस्से से लाल हो गया। भला कोई मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता था? मुझे इतना जोर का गुस्सा आया था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस वक्त मैं अपने हाथों के ही पीटने लगा। मैं खुद को कोस रहा था, क्योंकि उस ड्राइवर ने मुझे कहा था कि बस से नीचे मत उतर जाना। उस समय मुझे गुस्सा तो बहुत जोर का आया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैं सड़क के किनारे किनारे चलने लगा, क्योंकि यहाँ से पैदल चलना ही अपने लिए सही रास्ता था। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा कि रात में गुजरने वाली किसी गाड़ी को रुकवा कर उसके अंदर बैठ जाऊंगा, लेकिन साला आज तो किस्मत ही खराब निकली। उस भयंकर बड़ी खाली जगह में मुझे कोई गाड़ी तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक किसी जानवर का भी वहां कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद मैं आगे पैदल पैदल चलता रहा, और वहां से थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मुझे एक बड़ा घना जंगल नजर आने लगा। वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि उसे देखने मात्र से ही हर किसी को डर लग जाए। बड़े बड़े लोग भी उस जंगल को रात में इस कदर देखकर कांप उठते हैं। उस समय रात के शायद 3 बजने को आए थे। मैं अपने कदमों को उस जंगल की तरफ बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन ये बोल रहा था कि मुझे उस जंगल के अंदर अपने कदम नहीं पटकने चाहिए, मगर यहाँ से आगे बढ़ने का भी यही केवल एक मार्ग था। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उस डरावनी जंगल के अंदर अपने कदम पटकने पड़े। मेरे कदमों से मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैंने उस जंगल के अंदर प्रवेश किया तो वहां का सन्नाटा तो टूटने ही लगा था। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था मानो इस जंगल को खाली पड़े आज कई साल बीत चुके हैं, क्योंकि जंगल के अंदर मौजूद सारी की सारी लकड़ियां इधर से कटी फटी पड़ी थी और अब वो मिट्टी बन चुकी थी। उस घोर जंगल को देखने मात्र से ही ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई नहीं आता। काफी सहजता से मैं उस जंगल के अंदर घुस तो गया था, लेकिन अब बारी थी कयामत से सामना करने की, क्योंकि मैंने देखा कि सड़क के बीच में एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, और उस गड्ढे को दूर से देखने पर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने कदमों को उस गड्ढे की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए, और वो गड्ढा भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर लाल लाल कोई चीज है जो इधर से उधर उछल रही है। फिर जब किसी तरह मैं उस गड्ढे के एकदम करीब पहुंचा तो उस गड्ढे के एकदम पास जाते ही मैंने देखा कि वहां पर मुझे लाल रंग के लावे की तरह कुछ उबलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये लावा ही है जो जमीन से निकल रहा है। उस वक्त मैंने ये सोचकर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि भला मुझे इस चीज से क्या तकलीफ होगी,
और फिर मैं अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे दोनों पैर एकदम से जम गए और उसके तुरंत बाद ही मेरा शरीर बहुत ही सहजता के साथ पीछे की तरफ जाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे शरीर को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। ना जाने मैंने अपने शरीर को रोकने की कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि मेरा जिस्म अब कंट्रोल में नहीं है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मैं अपने शरीर को अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक ही मेरा पैर फिसल गया और फिर मैं धड़ाम से उसी गड्ढे के अंदर समा गया, जिसके अंदर मुझे आग से उबलता हुआ लावा नजर आ रहा था। और जैसे मैं उसके अंदर गिरा तो मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं आसमान की ऊंचाई से गिर रहा हूँ। फिर कुछ देर के लिए मुझे चक्कर आने लगे और मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं धड़ाम से एक जगह पर गिर पड़ा और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं एक जगह पर स्थिर हूँ तो मैंने धीरे धीरे अपनी आंख खोली। और जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने कयामत से भरे हुए एक नज़ारे को देखा जिसे लोग सिर्फ बुरा सपना कहते हैं। आज उसी सच्चाई को मैं अपनी आंखों के सामने हकीकत में देख रहा था। लंबे लंबे सींग और लाल लाल चेहरा लेकर कुछ अजीब से टाइप में नजर आने वाले शैतान वहां पर घूम रहे थे। और उसके बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर जकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बांध दिया हो, लेकिन मेरे शरीर पर तो मुझे कोई रस्सी वगैरह नजर ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने अपने आप को हिलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन मेरा पूरा शरीर जमा रहा। फिर कुछ देर के बाद वो सभी शैतान एक एक करके वहां से निकलने लगे और फिर उन्हीं में से एक शैतान मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोला, स्वागत है तुम्हारा हमारे इस प्रेत लोक में। ये सुनते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसके बाद उस गंदी शकल वाले प्रेत ने एक डरावनी आवाज में कहा, चिंता मत करो, तुम्हें मैं बहुत आसान मौत दूंगा, ज्यादा दर्दनाक मौत नहीं। लगता है तुम भूल गए थे कि इस जंगल के अंदर अपने कदम पटकना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है। फिर उस आदमी ने बताया कि यहाँ से जिंदा जाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जहाँ पर रोशनी होती है वहां पर इन शैतानों की कोई मौजूदगी नहीं होती। जहाँ अंधेरा होता है वहीं पर वो टिक सकते हैं। इसका मतलब तो साफ था कि मुझे किसी भी तरह से सूरज उगते ही यहाँ से निकलना होगा। और सूरज को उगने में अभी भी 1.5 घंटे का समय बचा हुआ था, इसलिए मैं अभी तो वहीं पर बैठा रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा सफर भी कर लूंगा जिसमें मैं पूरी तरह पाताल लोक के भयानक शैतानों के बीच फंस जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने अपने शरीर को हिलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं तो पूरी तरह से असमर्थ रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे मेरे गले में जलन लग रही थी। मैंने अपने हाथ से अपने गले को टटोला तो मुझे याद है कि मेरे गले में हनुमान जी की एक माला है और कुछ शैतान तो मेरे करीब तक नहीं आ रहे थे। इसका मतलब तो ये भी था कि उन शैतानों के अंदर भगवान हनुमान जी का काफी ज्यादा खौफ था। मैं ऐसी चीज का फायदा उठा सकता था। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा और अब वो शैतान मुझे अर्थी पर चढ़ाने वाले थे, या फिर यूं कहें कि वो सभी मेरी बलि देने वाले थे, क्योंकि वहां के इलाके को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ के सारे शैतान इंसानी मांस और इंसानी हड्डियां खाते हैं। और उसके बाद मैं अपनी जान बचाने के खातिर भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का काफी बड़ा भक्त था और आए दिन भगवान हनुमान जी का पूजा पाठ और हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। कहते हैं जब हनुमान चालीसा की कथा सुनाई जाती है तब भूत प्रेत कोसों दूर चले जाते हैं। पहले तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद मेरे मन में आने वाले भगवान हनुमान जी के कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा, जो मुझे काफी ज्यादा ढंग से आते थे। कुछ देर तक तो मैं अपने मुंह से भगवान हनुमान जी के मंत्रों को गाता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा शरीर किसी आग की भट्टी की तरह जलने लगा है। पूरा शरीर गर्म हो चुका था और तभी अचानक ही मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ने लगा और पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ने लगी। मुझे अपने कानों में बहुत तेज चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस वक्त मैं काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने मुंह से निकलते हुए मंत्रों को बंद नहीं किया और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। फिर कुछ देर के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखों में एकदम से जलन होने लगी और फिर मुझे ना चाहते हुए भी अपनी आंखों को खोलना पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं वापस से उसी जगह पर आ गया था जिस जगह पर मुझे लाल लाल रंग का एक गड्ढा नजर आया था, जिसके अंदर आग की तरह लावा दिख रहा था। अब तक मेरे फोन की घंटी बजने लगी थी, यानी कि अब नेटवर्क इश्यू भी नहीं था। मैंने फोन उठाया और जब सामने से आवाज आई तो वो मेरी जॉब वाले मैनेजर ही थे।
जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आप चुपचाप बिना डरे उस जंगल से बाहर आ जाओ, तब तक मैं आपके पास कुछ लोगों को भेज देता हूँ। और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटा बीत गया, तब जाकर एक आदमी अपनी बाइक लेकर मेरे पास पहुंच गया और मुझे सही सलामत मेरे मंजिल तक ले गया। दोस्तों, उस दिन मैं खुद को बचाने में सफल रहा, लेकिन मुझे उस चीज का भी सामना करना पड़ा जो मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक थी। पता नहीं उस जंगल के कौन कौन से राज हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन फिर वहीं के एक आदमी ने मुझे बताया कि उस जंगल के नीचे एक भूत लोक है और उस पाताल लोक के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन वो भूत पिशाच वहां से गुजरने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। फिर तुम जिंदा कैसे बच गए, ये तुम्हारी किस्मत है। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस जंगल जैसे रास्ते से गुजरने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं